कोरोना ने भारत समेत पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाया और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि वो भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाकर रहेंगे। मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। यह पैकेज देश की जीडीपी का करीब 10% है। इस पैकेज की डिटेल आज शाम 4 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी। वहीं आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल आया है। पैकेज की डिटेल अभी आई भी नहीं है, लेकिन सवाल खड़े करने में विपक्ष ने देरी नहीं की। लगातार आर्थिक पैकेज की डिमांड करने वाली कांग्रेस कह रही है फंड कहां से लाएंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पैकेज पर अभी तक कुछ साफ नहीं है। वहीं लेफ्ट का कहना है कि हजारों मील पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए पीएम मोदी ने कुछ नहीं कहा। आज इसी पर हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए पीएम मोदी के आर्थिक पैकेज के ऐलान पर विपक्ष ने कैसे सवाल खड़े किए। अच्छा, वो बयान आपको सुनवाएं विपक्ष के, उससे पहले एक बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो आपको बता दें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं और प्रधानमंत्री ने जिस 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है उसके इस बारे में जानकारी देंगी। किस इंडस्ट्री के लिए पीएम के राहत पैकेज में क्या खास है, गरीबों के लिए क्या है, मध्यम वर्ग के लिए क्या है, इसके बारे में आज शाम 4 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देने वाली हैं। ये पैकेज पहले ही घोषित हो जाना चाहिए था। विलंब हुआ है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इस पैकेज में क्या क्या होगा। मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए को भी इसमें कितना मिल पाया है, क्योंकि राज्य सरकार के पास बड़ी जिम्मेदारी है। चाहे सिंचाई योजना हो, चाहे पीडब्ल्यूडी की सड़कों के निर्माण का है, सामाजिक क्षेत्र में और विकास कार्य में कितना अनुदान या सहयोग मिलता है, ये ही स्पष्ट हो पाएगा। सवाल ये भी पैदा होता है कि जो 20 लाख करोड़ की जो बात कही है, जिसमें 1,75,000 पहले से अनाउंस किया, स्टिमुलस डिक्लेयर किया जा चुका है, ये पैसा कहाँ से आएगा। टैक्स रेवेन्यू है वो पूरी तरह से गिरी है, जीएसटी का है वो पूरी तरह से गिरी है। बल्कि माह अप्रैल के जो फिगर्स जीएसटी के कितना कलेक्शन हुआ उसकी फिगर जारी नहीं की है, अभी तक जारी नहीं की है। तो संकट काफ़ी है। तो बॉन्ड जारी करेंगे, इंटरनेशनल फंड से, एजेंसी से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेंगे और बगैर परवाह किए हुए कि हमारा फिस्कल डेफिसिट का क्या होगा, उसकी बगैर चिंता किए हुए हमको इस तरफ जाना पड़ेगा। जो सवालें हैं देश के सामने, 3 मुख्य बातें हैं। पहला, करोड़ों की तादाद में जो अपने भाई बहन पैदल घर पहुंच रहे हैं, अपने कई दिनों से वो सड़कों पर चल रहे हैं, कई लोगों की जान चली गई। आज वो भूखे, वो पैदल मार्च कर रहे हैं अपने घर पहुंचने के लिए। उनके लिए कुछ व्यवस्था, उनके लिए कुछ राहत की अपेक्षा जो कर रहे थे हम सब, उसके बारे में कुछ बात नहीं आई प्रधानमंत्री से। आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% है। जो महत्वपूर्ण बात सामने आई है वो 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की। आपको याद होगा पिछली बार भी 1.7 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान सरकार की ओर से किया गया था, लेकिन जब इसकी डिटेल में हम लोग गए तो वो 1.7 लाख करोड़ का पैकेज नहीं था। इसी प्रकार से जब इसकी डिटेल आ जाएगी, ये 20 लाख करोड़ का पैकेज वास्तव में है कि नहीं है, जब उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी तभी उस पर कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है। अब पैकेज का ऐलान तो हो गया, उसकी डिटेल शाम 4 बजे पता चल जाएंगी, लेकिन उसके पहले विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए और इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर फऊद हलीम हैं, नेता हैं सीपीएम के, आपका भी स्वागत। सुनील अलग, इकोनॉमिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुनील भाई आपका भी स्वागत। और मुकेश नायक, कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज मैं विपक्ष से शुरू कर रहा हूं। मुकेश जी, मुझे ये बताइए कि
शेयर बाजार, ये सुनकर कि 20 लाख करोड़ का पैकेज आया, उसमें जबरदस्त उछाल आ गई। लेकिन विपक्ष सवाल पूछ रहा है। राहुल गांधी जो कल तक कहते थे कि पैकेज लाइए, पैकेज लाइए, पैकेज लाइए, आज कांग्रेस के नेता कह रहे हैं आपने देर कर दी पैकेज लाने में। राहुल गांधी कहते थे सारा पैसा झोंक दीजिए, आज कांग्रेस के नेता पूछ रहे पैसा कहां से आएगा। ऐसा क्यों है? जहां तक शेयर बाजार का प्रश्न है, आप स्वयं देख रहे हैं कि पूरा शेयर बाजार भारत का एक रेत के महल की तरह है। ये जो उछाल है ये मनोवैज्ञानिक है, ये वास्तविक नहीं है। दूसरी बात मुझे ये कहना है, ये प्रश्न खड़ा हो रहा है देश के सामने, अर्थशास्त्रियों के सामने, केवल कांग्रेस के सामने खड़ा नहीं हो रहा है कि 20 लाख करोड़ रुपए आएंगे कहां से। मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले चरण में जो 7,89,000 करोड़ का जो पैकेज इन्होंने अनाउंस किया था, उसका इम्पैक्ट तो लोअर क्लास नीचे के स्तर पर आया ही नहीं। यानी 3-3 हजार किलोमीटर मजदूर पैदल चल रहे हैं, रास्ते में मर रहे हैं। 16-16 मजदूरों को ट्रेन कुचल के जा रही है, ट्रक पलट रहे हैं दूसरे सामान से भरे हुए, जिस पर छुपकर मजदूर आ रहे हैं, वो मजदूर मर रहे हैं पूरे परिवारों के साथ। ये क्या ऐसा अपमानजनक व्यवहार, ऐसी त्रासदी, ऐसी पीड़ादायक व्यवहार भारत के इतिहास में मजदूरों के साथ कभी नहीं हुआ। मैं एक अनुभव के आधार पर यह बात कहना चाह रहा हूं। भैया मैं अनेकों बार जनप्रतिनिधि रहा हूं। क्या सरकार को पैकेज अनाउंस नहीं करना चाहिए था? मजदूरों के बारे में पहले कुछ करना चाहिए था, पैकेज बाद में छोड़ देते बाद के लिए। देखिए, ये तो मैंने कहा नहीं कि पैकेज अनाउंस नहीं करना चाहिए था। मैंने तो केवल ये कहा कि 7,89,000 करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया था पहले चरण में, उसका इंपैक्ट उस वर्ग पर क्यों नहीं आया जो सबसे जरूरतमंद आदमी है इस देश का। 3-3 हजार किलोमीटर पैदल चल के गांव क्यों मजदूर पहुंच रहा है? लाइन लगी हुई है, आप जाइए पूरे के पूरे जितने राजमार्ग हैं उन पर 1-1 हजार ऑटो रिक्शा चल रहे हैं महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के अंदर। ऐसा कभी दृश्य लोगों ने देखा नहीं है। खाना नहीं है रास्ते में, नाकों पर सर पहले महिलाएं अपने बच्चों के लिए 1-1 रोटी मांग रही हैं। सर पहले जो पैकेज आया वो 1,70,000 करोड़ का था। ये पैकेज है, आर्थिक पैकेज है ये। अगर ये उसमें और जोड़कर पैकेज आता है। संबित पात्रा जी, आपने सुन लिया होगा मुकेश नायक क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। उनका तर्क ये है कि पैकेज से क्या होगा अगर मजदूर सड़क पर आए। देखिए, यूं मैं मुकेश जी को बहुत पसंद करता हूं, ये सारे कांग्रेस के प्रवक्ताओं से अलग है, मगर मैं एक जनरल इस पे अपना रवैया रखूंगा कि जिस प्रकार अभी मैं सुन रहा था, बड़े नेता चिदम्बरम से लेकर सीपीआईएम के बड़े नेता सीताराम येचुरी जिस प्रकार से अपने विषय को रख रहे थे। याद करिए, आनंद शर्मा जी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, उन्होंने अभी चंद दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उन्होंने डिमांड किया था कि हमें 5 से 6% जीडीपी वाला पैकेज चाहिए। जिस दिन 1,70,000 करोड़ रुपए अनाउंस किया निर्मला सीतारमण जी ने, नाखुश हो गई थी कांग्रेस पार्टी और कहा ये तो पीनट्स है, ये तो 1% भी नहीं बन रहा है जीडीपी का। 5 से 6% मोदी जी दे दे तो ये ठीक हो जाएगा। उसके 2 दिन बाद रघुराम राजन जी के साथ बातचीत हुई राहुल गांधी जी की। वो पीछे घड़ी बड़ी लगा के किया, वो तो बाद में पता चल गया स्कैम था वो, क्योंकि 1 घंटे की बातचीत हुई, 20 मिनट का रिलीज किया। उसमें रघुराम राजन जी से राहुल गांधी ने पूछा कि कितने पैसे आने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, गरीबों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। राहुल गांधी जी को रघुराम राजन जी ने कहा 65,000 करोड़ रुपीस दे दिया जाएगा तो गरीबों के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। राहुल गांधी ने फिर प्रेस करके कहा कि प्रधानमंत्री जी, हमें आप 65,000 करोड़ रुपीस दे दीजिए, जो आपने 1,70,000 करोड़ रुपए अनाउंस किया है उसके बाबत और 65,000 करोड़ रुपीस चाहिए, सब हो जाएगा। रोज कहते थे पैकेज दो, पैकेज दो। आज पैकेज अनाउंस हो गया तो पैकेज से क्या होगा जी? ये माइग्रेंट के बारे में कुछ नहीं बोला। और देखिए मुकेश भाई, बहुत दुखद बात है, अगर ट्रक कहीं पलट गई है तो बहुत दुखद बात है। सामान से भरा हुआ ट्रक पलट गया तो इसका पैकेज का क्या संबंध है? इसका पैकेज का कोई रिलेशन है क्या? हमें सरकार की बात करनी। और देखिए सुशांत भाई, जो रुदाली होते हैं वो प्रोफेशनल रोने वाले होते हैं। चाहे आप पैकेज दीजिए, चाहे आप 40, कल मैंने देखा किस प्रकार से कांग्रेस ने ट्वीट किया हुआ था, 20 लाख करोड़ से क्या होगा जी, ये तो केवल 10% है जीडीपी का, आप 50% जीडीपी का दे दीजिए। फिर कुछ लोग ट्वीट कर रहे थे ये पैसा कहां से आएगा। तो पहले ये कांग्रेस पार्टी आपस में बैठ के बात कर ले कि छाती पीट के रोते समय बोलना क्या है, पैसा कहां से आएगा या और ज्यादा। डॉक्टर फौद हलीम, पैसा कहां से आएगा, ये सिरदर्दी तो सरकार की है, और पैकेज की मांग हो रही थी, वो पैकेज ले आए।
अब उसमें भी दिक्कत कि पैकेज लाए तो इसमें देरी हो गई, पैसा कहां से आएगा। जो पैकेज आ जाए उसके विस्तृत जानकारी मिल जाए, उस पर सवाल उठाते तो ठीक था। अभी ये लग रहा है कि विपक्ष जो है वो सिर्फ आलोचना करने के लिए तैयार बैठा था। देखिए, एक पेशेंट इमरजेंसी में हाजिर होता है और उसका हार्ट अटैक हो रहा है और आप उससे कहे कि हम इलाज आपका परसों करेंगे, आप उससे कहे कि हम आपका प्लास्टिक सर्जरी का इंतज़ाम कर रहे हैं, तो ये तो जो हार्ट अटैक वाला पेशेंट का इलाज नहीं ना हुआ। आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पलायन का परिस्थिति स्थापित हो चुकी है। हम लोग देख रहे हैं कि जिस तादाद में मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं, ये इस वक्त की जरूरत है। सर, मैं माफी के साथ थोड़ा सा इसमें एक सवाल जोड़ दूं, क्योंकि आपने पेशेंट का जिक्र किया। सर, जिस भी डॉक्टर के पास जो भी पेशेंट आता है, क्या सबकी बाईपास सर्जरी कर देते हैं कि पहले उसको टेस्ट लिखते हैं कि जरा देख के ये टेस्ट करा के लाओ, तुम्हारी स्थिति क्या है वो देखें, और उसके बाद जब जिसको लगता है उसकी बाईपास करते हैं, जिसको लगता है उसको दवा से काम चलाते हैं। जब पता चला कि ये स्थिति है देश की, तो आर्थिक पैकेज आया। जी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप अगर आर्थिक पैकेज में अगर आप प्लास्टिक सर्जरी का इंतजाम करेंगे तो वो तो हार्ट अटैक पेशेंट का कोई काम में नहीं आने वाला है। आज मजदूर पलायन कर रहे हैं, रास्ता में है, ट्रेन लाइन पर है, और उनके लिए ये आर्थिक पैकेज का क्या इंतजाम है उसका ऐलान प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। तो कल जो पैकेज ऐलान की गई है, आज तक इस 24 घंटे के अंदर ये मजदूर का क्या काम में आएगा ये किसी को नहीं मालूम और प्रधानमंत्री को भी नहीं मालूम है, इसीलिए कल उन्होंने इसका घोषणा नहीं की। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि देश आज कोविड-19 से जूझ रहा है। कल प्रधानमंत्री देश के सामने आते हैं और कोविड-19 के व्यवस्था के बारे में, हिंदुस्तान में लड़ाई की क्या परिस्थिति है, उनका योजनाएं सफल हो रहे हैं न विफल हो रहे, इसके बारे कोई टिप्पणी नहीं की। ये मुझे समझ में आ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री ने कोविड-19 का इस लड़ाई के सामने अपने घुटने टेक दिए। मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले डॉक्टर फरीद अली, मैं बस एक बात जोड़ दूं, मुझे नहीं पता आपने कितनी गंभीरता से पीएम के राष्ट्रीय संबोधन को सुना। कई लोगों को तो ये बात दिक्कत लग रही थी कि इकोनॉमिक पैकेज के बारे में बाद में क्यों बताया, देश कैसे लड़ाई लड़ रहा है इसके बारे में इतनी लंबी चौड़ी बात क्यों की, और आप कह रहे हैं पीएम ने कुछ बताया ही नहीं। संबित पात्रा, आप रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं सुनील अलग के पास जाऊंगा। पहले हार्ट अटैक पे आते हैं। चूंकि मैं डॉक्टर हूं तो मैं थोड़ा हार्ट अटैक पे समझा दी। उन्होंने कहा हार्ट अटैक का कोई पेशेंट आता है तो आप उसको उस दिन नहीं ट्रीटमेंट करके किसी दिन प्लास्टिक सर्जरी करेंगे। देखिए, जब हार्ट अटैक का पेशेंट सामने आया तो 1,70,000 करोड़ रुपए और आरबीआई की जो डोसेज थी ये सारी सॉर्बिटॉल थी। अचानक उसके जीभ के नीचे सॉर्बिटॉल रखा गया कि भैया पहले आप जो हार्ट पे दर्द हो रहा है उसको ठीक करो, फिर आईसीयू में लेटो। उसके बाद कल जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है वो है CABG, कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। अब बाईपास ग्राफ्टिंग या स्टेंटिंग होगी, तो पहले सॉर्बिटॉल दिया और अब बाईपास ग्राफ्टिंग होगी। और कोई प्लास्टिक सर्जरी होगा, किसने कहा प्लास्टिक होंगे, ऑपरेशन थिएटर कौन सा होगा, ऑपरेशन क्या होगा, तो आपको कैसे मालूम प्लास्टिक सर्जरी होगी। दूसरी बात, इन्होंने कहा प्रधानमंत्री तक को मालूम नहीं है क्या उस पैकेज में है। ये क्या राहुल गांधी सोच रखा है प्रधानमंत्री को कुछ मालूम नहीं है? भैया ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। तीसरी बात, इन्होंने कहा कोविड के बारे में बताना चाहिए था, और ये क्या पैकेज के बारे में। देखिए, अगर प्रधानमंत्री ने कोविड के बारे में नहीं बताया तो क्या बता रहे थे वो। शुरू में पूरे विश्व में, फिर हिंदुस्तान में कितने लोगों की मौत हुई, किस प्रकार ट्रीटमेंट चल रहा है, किस प्रकार लॉकडाउन 4 के सारे नियम भविष्य में अनाउंस होंगे, ये सब कुछ उन्होंने बताया। और मैं आपको बताता हूं, कल अगर प्रधानमंत्री जी ने ये आर्थिक पैकेज के बारे में नहीं बोला होता तो ये सारे लोग आज उल्टे टंगे होते कि आर्थिक पैकेज के बारे में नहीं बताया, खाली कोविड के बारे में बताया। अगर प्रधानमंत्री हरा पहन के आए तो हरा क्यों पहन लिया, अगर वो नीला पहन के आए तो नीला क्यों पहन लिया, कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ निकाल करके वो बोलेंगे ही बोलेंगे कि प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों किया। तो इसलिए हमें रुदालियों के छाती पीट के रोने पर ध्यान नहीं देना है, अच्छे काम पे किस प्रकार लोगों को सहूलियत मिले उस पर ध्यान देना है। मुझे लगता है डॉक्टर फऊद हलीम और मुकेश नायक जी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले सुनील अलग जी से एक सवाल ले लूं, इकोनॉमिस्ट हैं। सुनील अलग जी, आपका तो कोई पॉलिटिकल फायदा नफा नुकसान तो है नहीं, तो आप दर्शकों के लिए क्लियर बताइए कि जो पीएम ने कहा 20 लाख करोड़ का पैकेज, एक तो क्या वो देरी से कहा है, देरी से दिया जा रहा है, और क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा, वो हार्ट के पेशेंट को प्लास्टिक सर्जरी करने जैसा है?
अब देखिए, डॉक्टर हलीम और डॉक्टर पात्रा के जो हार्ट सर्जरी के बारे में मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, इतना सिर्फ कहना चाहता हूं कि देखिए, जब विजन स्टेटमेंट जो प्राइम मिनिस्टर ने दिया है कल, वो कभी भी नहीं कहते कि डिटेल में जाओ, आधे घंटे, मतलब वो 3 घंटे बोलते रहेंगे क्या? आप जरा इंतजार कीजिए, आज निर्मला सीतारामन 4 बजे पूरा आपको डिटेल देगी, उसके बाद जरा सर्जरी के बारे में तो पता नहीं क्या बात हो रही है। मैं तो सिर्फ कहूंगा इट्स अ ग्रेट विजन स्टेटमेंट। जो लोग कह रहे थे कि भाई 1% है, 2% है जीडीपी का, उन्होंने 10% अनाउंस कर दिया। उन्होंने कवर किया है कि लैंड, लेबर, लॉ, हाउ टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, सारा एरिया उन्होंने कवर कर दिया। और उन्होंने कहा कि देखिए, निर्मला सीतारामन आज और कल के बीच में जो भी है बताएगी आपको डिटेल में। कोई भी इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पे। जो माइग्रेंट वर्कर रुपए दीजिए 500 से, फिर भी लोग कहेंगे नहीं 7,000 दीजिए। अगर वो बेचारे 7,000 मिल जाएंगे तो कहेंगे 10,000 दीजिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, चूंकि आप ये कह रहे हैं इसलिए मैं ये पूछना चाह रहा हूं, राहुल गांधी ने कल कहा कि सीधे 7,500 रुपए सब मजदूरों के अकाउंट में डाल दीजिए। क्या सरकार को ये करना चाहिए? कह रहा हूँ, देखिए, आप चाहे 7,500 मांगिए या 10,000 मांगिए, वो दूसरी बात है। मैं तो कह रहा हूँ डायरेक्टली उनको 5,000 रुपए महीने में पहले मिल जाए ना, काफी है। मैं कहता हूँ काफी है शुरुआत के लिए, नहीं तो कंप्लेन करने में सब लोग पहुंचेंगे। मैं कहता हूँ पहले पुअर का करना है, फिर एमएसएमई, जो जितने दुकानदार हैं, प्रायोरिटाइज करना है ये 20 लाख करोड़ कैसे खर्च करेंगे। थर्ड आएगा डिमांड कैसे क्रिएट किया जाए, मिडिल इनकम ग्रुप में कैसे पैसे दिए जाए। फोर्थ आएगी इंडस्ट्री। प्रायोरिटीज मैंने कर दिए हैं, अब सुनिए उनको पहले। अगर मुकेश नायक जी, मुझे ये बताइए, आप कह रहे थे कि चलिए रेत का किला है शेयर बाजार, उसका क्या है? इकोनॉमिस्ट को आप सुन रहे हैं, इकोनॉमिस्ट भी बहुत आशान्वित हैं कि पीएम जो कह रहे हैं कर रहे हैं, उससे बहुत बूस्ट मिलेगा इकोनॉमी को। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये नहीं समझ में आता। अच्छा, आपकी पार्टी में एक नेता है अशोक गहलोत, उन्होंने कहा कि ये अच्छी शुरुआत है, लेकिन बाकी पार्टी, राहुल गांधी और जो बाकी लोग बयान दे रहे थे, उसके पीछे चली गई। कभी भी कोर्ट नहीं करूंगा, मुकेश जी, लोग तो शेयर बाजार में जाते ही नहीं है। तो पहले आप गरीब का ख्याल रखिए, माइग्रेंट वर्कर्स को दीजिए। अब 4 बजे के बाद एक डिस्कशन होगा। नहीं, मुकेश जी से सवाल है सर। मुकेश जी कैसे कर रहे हैं ये पहले से ही लगा रहे हैं। देखिए, कोई जो इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने घोषणाएं की हैं, इस पर कोई ऐतराज नहीं कर रहा है। अब 12,21,000 करोड़ जो दूसरे फेज में जो घोषणाएं की हैं, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी उसका डिटेल ब्यौरा देश के सामने रखेंगी, तब उस पर कुछ रिएक्ट किया जा सकता। हम केवल ये कह रहे हैं कि अगर 20 लाख करोड़ का पैकेज मैच करने के लिए अगर रिजर्व बैंक ज्यादा नोट छापेगा तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। दूसरी बात, जिससे गरीबों का भला नहीं होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अभी भाई संबित पात्रा जी ने कहा कि ट्रक से मजदूर मर जाने का इस पैकेज से क्या संबंध है। पहले चरण में भारत बंद होने के 2 दिन पहले तक 10,500 ट्रेन भारत में चल रही थी। अगर वो ट्रेन 2,40,00,000 लोगों ने सफर किया है भारत बंद होने के 2 दिन पहले ट्रेनों में, अगर 2 दिन के लिए वो 10,500 ट्रेन अगर मजदूरों को लगा दी जाती तो मजदूर जिस अपमानजनक, जिस पीड़ादायक और जिस भुखमरी के दौर अच्छा, मुकेश जी, मुझे एक बात बताइए, सारे मजदूरों को आप कह रहे हैं ट्रेन लगाकर वापस घर भेज देना चाहिए था, और फिर जब राहुल गांधी कहते हैं कि आप जो है वो पैकेज ले आइए और लॉकडाउन में पूरी खुली छूट दीजिए, तो वो उन फैक्ट्रियों में, उन मिलों में काम कौन करता? फिर आप कहते हैं उनको जो है 10,500 ट्रेन चलाकर वापस मिल में भेजिए। लेट मी आंसर हिम। माइग्रेंट वर्कर्स जो भेजे गए हैं स्टेट, वो लिमिटेड लॉकडाउन की बात कर रहे थे राहुल गांधी। सर, लिमिटेड लॉकडाउन में फैक्ट्री चलेगी, काम कौन करेगा? ना सुशांत सिन्हा करेंगे, ना मुकेश नायक करेंगे, ना संबित पात्रा मिल में जाकर काम करेंगे। कोरोना को हवा बनाया गया, इलाज था क्या सर? इससे मुक्ति बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस चाइनीज ट्रैप में पूरी दुनिया फंस गई है, और एक हवा खड़ा कर दिया गया कि कोरोना बहुत बड़ी चीज है। देखिए, बहुत कम लोग भारत में अब संबित पात्रा जी, ये नई बात आ गई है, बड़ी बीमारी, आपको सारे मजदूरों को वापस भेज देना था। भाई राहुल गांधी जो कहते हैं और जो उनके नेता आके कहते हैं, मुझे उसमें विरोधाभास लगता है। मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से वो इस बात को समझा पाएंगे। मुकेश जी, मैं बोलता हूँ, देखिए, ये मैं मुकेश जी से ये एक्सपेक्ट नहीं करता था। ये पहले राहुल गांधी ने भी एक बार कहा था, और अभी मुकेश जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हवा फैला दिया गया है कि कोरोना एक बहुत बड़ी बीमारी है। देखिए, ये क्या बात है? पूरे विश्व में इस प्रकार का पेंडेमिक हमने अपने जीवन काल में, हमारे माता पिता ने भी लगभग अपने जीवन काल में नहीं देखा था।
बैठे हैं सुनील अलग, हम सबसे बड़े हैं उम्र में भी, आप उनसे पूछिए क्या उन्होंने इस प्रकार का पेंडेमिक जिसमें लगभग 3 लाख लोग पूरे विश्व में एक साथ मर रहे हैं, इस प्रकार अमेरिका जो कि एक सिटीजन के मरने पे हाय तौबा मचाता था, आज वो हाथ बांधे खड़ा हुआ है, 80,000 लोग मर गए हैं। आप बोलते हैं हवा खड़ा किया है मोदी ने, ये मोदी जी ने कोरोना बना के हवा खड़ा किया है। देखिए, बोलने से पहले कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि क्या उनकी स्थिति हो गई है कांग्रेस पार्टी की। मोदी एक चाइनीज ट्रैप में फंस रही है पूरी दुनिया। चाइनीज नहीं किसी के ट्रैप, अरे भैया ये ट्रैप है, ये जरा समझाइए। नहीं एक सेकंड, मैं कंप्लीट कर लूं साहब। ये चाइनीज ट्रैप में फंसे कैसी बातें कर रहे हैं सर? ये हकीकत में लोगों की मृत्यु हो रही है, किसका ट्रैप है क्या नहीं है ये तो इन्वेस्टिगेशन अमेरिका और WHO इत्यादि में हो ही रहा है। बहरहाल आप देखिए, मुझे आश्चर्य इस बात का होता है, ये कह रहे हैं कि सारे मजदूरों को पहले दिन ही भेज देना चाहिए था। 10 करोड़ मजदूर हैं पूरे हिंदुस्तान में, मतलब आप नॉर्मल अगर पूरा लॉकडाउन खोल के सबको भेज देते और खुदा ना खास्ता पूरे हिंदुस्तान में 10 लाख केसेस आज होते तो आज इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा होता। मोदी जी क्या कर रहे थे? राहुल गांधी तो बोल रहे थे लॉकडाउन करने के लिए, वो तो अक्टूबर के महीने से ही बोल रहे थे कि भविष्य में कोरोना आएगा लॉकडाउन कर दो, मगर मोदी जी सुन नहीं रहे थे। देखिए, अभी भी ये बोल रहे हैं ना कि राहुल गांधी तो बहुत पहले से बोल रहे थे लॉकडाउन करने के लिए, अब बोल रहे हैं लॉकडाउन क्यों करना है। देखिए, कंफ्यूज्ड लोगों के आगे बीन बजा के कुछ लाभ नहीं है। आपका मेरा सुनील अलग जी का समय बर्बाद होगा, देश का समय भी बर्बाद होगा। अच्छा काम करिए। इन रुदालियों को सिर्फ रोना धोना आता है और कभी आपने देखा है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट? केवल अशोक गहलोत जी ने एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है और किसी ने एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया नहीं। डॉक्टर फऊद अली, मुझे ये समझाइए, अभी आपने डॉक्टर संबित पात्रा की सारी बातें सुन ली, इनमें कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत वो कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो सर्वेक्षण अभी आई है उसमें ग्रामीण इलाका में जो घर है उसमें तकरीबन 50% लोग अपने जो खाने का जो इंतजाम है उसमें कटौती कर रही है, वो लोग अपने फूड राशनिंग में कटबैक कर रही है। तो ये हकीकत में ये सूरत हाल तैयार हुए हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने इनको खाद्य पहुंचाने के लिए जो इंतजाम करनी थी वो इंतजाम उन्होंने पूरी नहीं की, इसीलिए लोग आज ग्रामीण इलाका में कम खा रहे हैं, खाने का इंतजाम में कटौती कर रहे हैं। तो ये हकीकत तो ये इसका जिम्मेदारी तो प्रधानमंत्री को लेने पड़ेगी। अब इस मौके में वो आर्थिक पैकेज ऐलान करते, उसमें अगर इन लोगों के लिए अगर कुछ नहीं रहता, वो अपने अल्फाजों अपने मुंह से इसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं, तो यकीनन ये सवाल तो उठेगा कि आप 24 घंटा 48 घंटा ये जो 20 लाख करोड़ का जो ऐलान है इसका श्रेय आप लेना चाहते हैं, और जब आखिर में घोषणा आएंगे उसमें देखेंगे कि ये जो लोग पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो मजदूर है, जो हार्ट अटैक लेके इमरजेंसी पहुंचे हैं, उनको आप 48 घंटा बाद कहेंगे कि हम आपका हार्ट अटैक का इलाज नहीं करेंगे, हम आपके लिए प्लास्टिक सर्जरी करेंगे। ठीक नहीं हो रहा है तो ये बात तो स्पष्ट है कि अगर प्रधानमंत्री के ये प्रधानमंत्री अपने जो पीछे जो 3 लॉकडाउन है उसके खुद आलोचना कर रहे हैं। सुनील, जब वो कह रहे हैं, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप इकोनॉमिस्ट हैं, आप बेहतर बता सकते हैं, पहले मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। क्या ये संभव है कि एक सरकार इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की बात करे, उसको मार्केट में डाले और गरीब तक वो पहुंचे ही नहीं? क्या ये संभव है? यस, पता नहीं इन लोग कहां से दे गोइंग टू ईट देयर वर्ड्स। अंग्रेजी में ये कहते हैं ना, जो भी बोले जा रहे हैं 4 बजे के बाद दे गोइंग टू ईट देयर ओन वर्ड्स। 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, 20 घंटे के अंदर द फाइनेंस मिनिस्टर जो है बताने वाला है। आप देखिए, मैं इकोनॉमिस्ट, जो भी इकोनॉमिक्स के मैं पढ़ रहा हूं, पहले मैंने एक प्रायोरिटाइज कर दिया, पहले गरीब को दीजिए। आई एम श्योर द प्राइम मिनिस्टर एंड द फाइनेंस मिनिस्टर इज गोइंग टू डिलीवर। पूरा जब बैंक अकाउंट नहीं खोला था तब भी सब कंप्लेन कर रहे थे कि आप बैंक अकाउंट खोल के 0 बैलेंस रख रहे हैं। अब जब डायरेक्टली जाएगा तो अब कंप्लेंट बंद हो गया। उन्होंने जो प्लानिंग की थी वो 4-5 साल देख के पहले की थी, उस वक्त तो यही कह रहे थे ना, आप बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, क्यों खोल रहे हैं। अब जो फायदा आएगा तो उनको देखना पड़ेगा। अब जो मैं कह रहा हूं कि देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर को सुन लीजिए प्लीज। आप 20 लाख करोड़ जो भी आप कह रहे हो गरीब को देना है, उनका पहला प्रायोरिटी प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि प्रायोरिटी मेरा पुअर आदमी के लिए पहले होगा। अब जब डायरेक्टली उनको पैसे मिलने वाले हैं, माइग्रेंट वर्कर्स जो वापस गए हैं उनको क्या, उनको तनख्वाह मिलने वाली है जहां गांव में गए हैं?
वो स्टेट मिनिस्टर्स को स्टेट चीफ मिनिस्टर से पूछिए। अरे भाई, वहाँ पे माइग्रेंट लेबर का क्या हाल है आज, आप वो पहले बताइए। प्रधानमंत्री का ऊपर में कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगी? सुनील अलग साहब, वेयर विल दिस कॉन्फिडेंस बी बॉर्न फॉर? माइग्रेंट वर्कर दबके मर गए रेलवे के ऊपर में, घर में मारे जा रहे हैं, वो खाना नहीं खा पा रहे हैं। तो डॉक्टर हलीम, आप बफर स्टॉक लेके बैठ के, डॉक्टर हलीम, हमारे पास ये खबर है, हमने रिपोर्ट चलाई है। पश्चिम बंगाल की बात कर लूं, पश्चिम बंगाल में केंद्र से राशन जा रहा है और वहां गरीबों को दिया नहीं जा रहा। वहां गरीब कह रहा है कि राशन रखा हुआ है, वो राशन बेचा जा रहा है। तो ये क्या प्रधानमंत्री देखेंगे या वहां की राज्य सरकारें देखेंगी? ये आपकी इंफॉर्मेशन गलत है सर। बिल्कुल सही है, जो वादा किया बिल्कुल सही है सर। हमारे पास रिपोर्ट है, विजुअल है, लोगों की बाइट से हमने चलाई है कि राशन आया हुआ है और लोगों को मिल नहीं रहा है, बेचा जा रहा है। आपकी रिपोर्ट आप जाकर के देखिए कि प्रधानमंत्री ने केंद्र भंडार से जो वादा किया है वो दाल चावल गेहूं अब तक पहुंचे नहीं है राशन अरे सर, तो किसने कहा पड़ा हुआ है, लोग कह रहे पड़ा हुआ है सामने। प्रधानमंत्री आप अगर संबित पात्रा, क्या केंद्र सरकार राशन ही नहीं दे रही गरीब को? नहीं है। मैं जवाब देता हूँ। देखिए, मुझे लगता है फुआद हलीम शायद अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने आप ऐलान कर रहे हैं और माल पहुंच नहीं रहा है। मैं बोल लूं प्लीज। देखिए, मुझे लगता है फुआद हलीम शायद 3-4 दिन पहले उन्होंने टीएमसी ज्वाइन किया है, इसलिए वो टीएमसी के विरोध में नहीं छोड़ दे। मैं बोल रहा हूँ साहब, देखिए आप चिल्लाइए जो हक है, जो उनका बजटीय हक है, उसको केंद्र सरकार रिलीज करे पहले। ठीक है, अब गुस्साइए नहीं सब, जो हक है, अब रुकिए ना, पैकेज के बाहर जो राज्य का हक है, पहले आप प्रधानमंत्री को सुशांत जी रोना धोना बंद करेंगे तब तो मैं बोलूंगा। ये बताइए, उसका जवाब दे लीजिए डॉक्टर हलीम। हाँ, देखिए सुशांत जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है। खबर है कि शायद फुआद हलीम साहब ने 3-4 दिन पहले टीएमसी ज्वाइन किया है, इसलिए वो अब टीएमसी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि सीपीआईएम तो बोल रही है कि घपला घोटाला हो रहा है। केरला का जीएसटी तो कंप्लेंट कर रही है। सीपीआई आप चाहिए ना, बंगाल के बारे में सवाल पूछा, तो है परेशान हो रहे हैं। संबित बाल भागिए। अरे भैया, ये हार्ट अटैक करा। मुद्दा ये है कि जीएसटी जो राज्य का हक है, इसको सुशांत भाई जरा इनको शांत कराइए, तब मैं बोलूंगा। मैं बिल्कुल चिल्लाना नहीं चाहता हूं, नहीं दे रहे हैं और ढंडोरा पीट रहे हैं। सर, ये कैसी बात है? ढंडोरा मत पीटिए, पैसा मार के बैठे हैं, मतलब वो क्या अपनी जमीन खरीद रहे हैं? कैसी बात है आप लोग करते, मुझे आश्चर्य होता है। संबित पात्रा, आप रिस्पॉन्ड। देखिए, सीपीआईएम तो पीआईएल कर रही है ममता जी के खिलाफ, और यहाँ पर उनके, मैं जानता नहीं हूँ कि शायद उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर लिया है फुआद हलीम जी ने, और ये बोल रहे हैं कि ममता जी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा सीपीआईएम की बात। सबको आके बीजेपी राज्य सरकार का जीएसटी दीजिए ना, मैं तो वो भी दावा कर रहा हूँ। फिर शुरू हो गए सुशांत भाई, मैं कैसे बात करूंगा? ये तो बीजेपी राज्यों का जीएसटी का हक है, यूपी का जीएसटी का हक है, मध्य प्रदेश का जीएसटी का हक है, उसको भी नरेंद्र मोदी रिलीज करे ना। सुशांत भाई, मैं किसी के बीच में चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, शांति से। देखिए, मुझे अभी मैं देख रहा था पुनिया जी के बाइट को। पुनिया जी कह रही है पैसा कहां से आएगा 20 लाख करोड़? कोई तो टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा है, कोई जीएसटी भी नहीं दे रहा है, टैक्स कलेक्शन नीचे गिर गया, पैसा कहां से आएगा? मुझे समझ में नहीं आता इन लोगों की दोहरी नीतियां। एक तरह तो ये कहते हैं, जब हम पैसा देने लगते हैं तो कहते हैं ये पैसा कहां से आ गया, ये तो टैक्स कलेक्शन ही नहीं हो रहा है। दूसरी ओर कहते हैं पैसा दे क्यों नहीं रहे हैं। देखिए, इनका दीन ईमान कुछ नहीं है। ये मजदूरों के बारे में कह रहे थे कि 16 मजदूर कट के मर गए, कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार? औरंगाबाद में अगर 16 मजदूर पैदल चल के जा रहे थे, अजय भल्ला जो गृह सचिव है चिट्ठी लिख के कहते हैं कि श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चल रहा है, श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन तक पहुंचाने तक इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की रहेगी, उनको शेल्टर होम में रखना, उनको खाना देना, उनको पानी देना। आप वो सब कुछ छोड़ देते हैं और आप कहते हैं कि कट के मर गए। अरे भैया, अगर औरंगाबाद का डीएम, औरंगाबाद का एसपी और महाराष्ट्र की सरकार सचेत रहती तो 16 एक भी कट के नहीं मरते। आप लोगों ने कट के मरने दिया है भैया, आप लोगों ने, क्योंकि आप उस डेड बॉडी के ऊपर आप गिद्ध की तरह बैठ के राजनीति करना चाहते थे। सोनिया गांधी चाहती हैं कि ये इटली बन जाए इंडिया, यहाँ मौत इतनी बढ़ जाए कि वो उसी पे अपने बेटे को लॉन्च करे। यही इनकी चाहत है। मैं बताता हूं क्या समझा रहे हैं। यहाँ तो वर्ल्ड के बेस्ट इकोनॉमिस्ट भी आके समझाएं तो भी समझने वाले नहीं है। मैं और सुनील अलग जी कौन सी चीज है जो खेत की मूली है जो इनको समझा देंगे? ये नहीं ये ठान के आए हैं कि समझना नहीं है। मोदी जी अगर सोने की भी बन के आ जाएं तो उनके ऊपर आक्रमण करना है। अरे ये उनको रिस्पॉन्ड करने दीजिए। मुकेश नायक जी, आरोप ये है कि आप जानबूझकर अपनी सियासत के लिए सच को देखकर भी आंखें बंद कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ये कंफ्यूजन है कि पैसा कहां से आएगा,
तो संबित पात्रा जी बहुत विद्वान आदमी है, पूरा देश सुन रहा है, बड़े चैनल पर वो बैठे हैं, वही बता देंगे कहां से आएगा। बता देना, हम आपका समर्थन करेंगे, हम हाथ उठा के आपका स्वागत करेंगे, बता दीजिए कहां से आएगा। इतनी सी तो बात। मैं बता रहा हूं। अगर विपक्ष कह रहा है सर वो बताना चाह रहे हैं, उनको बता दीजिए आपके कहां से आएगा। ठीक, देखिए कल तक ये पूछ रहे थे कि पीएम केयर का पैसा कहां चला गया, कल तक ये पूछ रहे थे पेट्रोल की दाम तो इतने कम हो गए हैं, ये जो पैसा सरकार ने रखा हुआ था वो कहां चला गया, कल तक ये पूछ रहे थे जीएसटी कलेक्शन हुआ वो कहां चला गया। देखिए बड़ा आश्चर्य का विषय है, जब ये सारा आपके पास जा रहा है तो आप बोल रहे हैं क्यों, कहां से आ गया ये। देखिए भैया, हम वो सरकार नहीं है। आप याद करिए 2012 में मनमोहन सिंह जी ने कहा था, जब पेट्रोल और एक्साइज, डीजल के एक्साइज पे पूछा गया था कि पैसे क्या भैया ये आप ही का पैसा है, वो गरीब मजदूर का पैसा है, उसी को देंगे, उसका अधिकार है। और देखिए वो राजीव गांधी जैसे कहते थे ना कि मैं तो यहाँ से 100 पैसा भेजता हूँ, 1 रुपया भेजता हूँ, केवल 15 पैसे पहुंचते हैं, वैसा भी नहीं है। आप देखिए सबसे बड़ी बात है कि किस प्रकार से पूरा का पूरा पैसा जो है डीबीटी के माध्यम से, जनधन अकाउंट के माध्यम से पूरे नीचे तक जा रहा है। ये कितनी बड़ी बात है, आप ये समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है। ठीक है मुकेश नायक जी, संबित जी, क्या आपको जवाब मिला? संबित जी 1 मिनट कृपा पूर्वक मुझे 1 मिनट दे। संबित जी मुकेश जी 1 मिनट जी। संबित पात्रा जी, मैं देहाती क्षेत्रों में राजनीति करता हूं, मैं आपको विश्वास पूर्वक कहता हूं कि जो जन खाते जो खोले गए थे देश में, उसके 80% खाते शून्य होने के कारण, कोई आर्थिक आदान प्रदान नहीं होने के कारण बंद हो चुके हैं। आपको जानकारी आप लीजिए फिर से। मैं इस पे जवाब दे दीजिए। ये इनका एक जेन्युइन कंसर्न है, क्योंकि मैंने भी पता लगाया था, मैं भी तेलंगाना राज्य देख रहा हूं, कुछ लोगों की कंसर्न थे इनिशियली जब 500 रुपए जनधन अकाउंट में जाने थे, किंतु बाद में आप देखिएगा ये जो 500 रुपए प्रत्येक महिला के जनधन अकाउंट में जाने थे वो सबके जनधन अकाउंट में पहुंचे। अगर कुछ इसमें एक्सेप्शंस हैं, उसके ऊपर भी बैंक मित्र पैसे लेकर उनके पास पहुंच रहे हैं। ये पूरा मैं देखिए मुकेश जी को मैं बहुत पसंद करता हूं, मैं तो कई बार कहता हूं। अच्छा मुकेश जी, मुझे एक बात बताइए सर, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये सवाल तो बहुत बार उठ रहा है कि सरकार पैसा कहां से लाएगी अगर आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रही है। संबित पात्रा जी ने जवाब भी दिया, मैं सुनील जी से भी पूछ लूंगा। एक बात बताइए, अभी सोनिया गांधी कह रही थी कि जितने भी मजदूर जा रहे हैं सबके ट्रेन का खर्चा कांग्रेस पार्टी उठाएगी। कांग्रेस पार्टी वो पैसा कहां से ला रही थी? हाँ, ये भी सही बात है। कांग्रेस पार्टी के पास जो पैसा है उसके खाते में, वो पूरा उन्होंने अपनी वेबसाइट पर पैसा है कि 10 करोड़ मजदूरों के ट्रेन का किराया उठा दे देती। बहुत पैसा है सुशांत भाई, आप जैसे जानते नहीं हो। ये जो स्टैटिस्टिक्स बताई जाती है कि नहीं मुकेश जी, मैं गंभीरता से पूछ रहा हूं, अगर कांग्रेस पार्टी के पास इतना पैसा है सर कि वो 10 करोड़ मजदूरों के 1000 रुपए का टिकट भी है तो वो सारा खर्चा उठा सकती है, तो वो पैसा उठा के केंद्र को दे दे और बोले इसको भी राहत पैकेज में जोड़ दीजिए। नहीं, हमने कहा था हमें सूची बनाकर दे दो, हम व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं। पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, आप तो देश की सबसे बड़ी सबसे पुरानी पार्टी है, सूची क्या है सर? सबको तकलीफ है, आप सबके लिए, मेरे लिए भी, मिडिल क्लास के लिए भी, गरीब के लिए भी, कांग्रेस पार्टी के खजाने में जितना पैसा है वो दे दीजिए, कहिए कि हम दे रहे हैं। देश अलग थोड़ी है सर, आपका भी देश है। एक इसमें मुझे आना पड़ेगा, किसी समस्या को सुनिए 1 मिनट संबित भाई, 1 मिनट। हाँ, किसी भी समस्या के निराकरण का ये उपाय नहीं है। देखिए, कोई भी नेता एक अपनी भावना प्रकट करता है। अच्छा, वो भावना थी, सच्चाई नहीं थी कि पैसा दे देंगे। और उसके पास जब रिसोर्सेज होते हैं, क्षमताएं होती हैं, तभी वो भावना प्रकट करता है। लेकिन हमारी चिंता ये थी कि जो मजदूरों संबित पात्रा जी, वो भावना थी, हम मजदूरों के भावना से इलाज नहीं हो सकता। अब आप इस पर कुछ कहना चाह रहे थे। हमारी प्राथमिकता बिल्कुल स्पष्ट है। मुकेश जी, अनुमति दे। जो आपने अभी प्रश्न पूछा कि सारी पैसा कांग्रेस की सोनिया जी क्यों नहीं दे देती हैं, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं दे देती है। देखिए, एक बार ऐसा हुआ कि एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता वो कहीं रास्ते में जा रहे थे तो गड्ढे में गिर गए, वो बड़ा गड्ढा था, गड्ढे में गिर गए। तो फिर लोग दौड़ के आए गांव वाले कि अरे इनको निकालना पड़ेगा, तो बहुत बड़े नेता हैं, भविष्य के अध्यक्ष भी हैं। तो लोगों ने हाथ दिया और लोगों ने उनको कहा कि अपना हाथ दो, हम आपको खींच के निकालेंगे, हाथ दो। तो वो बिल्कुल हाथ न दे, हाथ पीछे बांध के रखे।
फिर किसी ने, कोई बुद्धिमान व्यक्ति जो पंचों में हेड था, वो आके बोला अरे ये कांग्रेस के भविष्य के अध्यक्ष हैं, कांग्रेसी है, ये कुछ दे नहीं सकते हैं, आप इनको अपना हाथ बढ़ा के बोलो हाथ लो, तब ये हाथ को पकड़ के बाहर आएंगे। ये कभी दे नहीं सकते हैं, कि लो वाले हैं, ये दे कभी नहीं कर सकते हैं। तब जाके वो भविष्य के अध्यक्ष को गड्ढे से निकाला गया जब इन्होंने हाथ दिया। नहीं, अच्छा, लेकिन मैं गंभीरता से कह रहा हूं, जैसे राहुल गांधी का सुझाव है कि 7,500 रुपए सबके अकाउंट में डाल दीजिए, तो वो कांग्रेस पार्टी के पास इतना पैसा है कि ट्रेन का टिकट दे सकती है, तो 7,500 रुपए जो लिस्ट अभी मुकेश जी बता रहे हैं, वही उन्हीं लिस्ट में लोगों के डाल दें। भाई सबको काम करना है ना, सरकार भी है और पार्टियां भी करें, ये भी हो सकता है। लेकिन सुनील जी मुझे एक बात बताइए, जो ये सवाल उठ रहा है पैसे का, पैसा कहां से आएगा? सरकार के पास पैसा है क्या? नहीं, देखिए डॉक्टर मोंटेक आलूवालिया जो कांग्रेस वाले बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनका पहले स्पीच सुन लीजिए। हरीश साल्वे ने भी स्पीच दिया है, डॉक्टर राजन ने भी स्पीच दिया। देखिए हमारा फिस्कल डिफिसिट 7% तक जाएगा इस साल, हमारा जीडीपी ग्रोथ 1% रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये स्टोन में कास्ट नहीं है, 2 साल के अंदर हम अपना जीडीपी फिर बढ़ा देंगे और अपना जो फिस्कल डिफिसिट फिर नीचे ले आएंगे। अब ये देश को फिस्कल डिफिसिट का 7 या 3.5% कभी भी नहीं रहेगा, वहीं से पैसा आएगा। देखिए आरबीआई, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सब मिल के अब हमें इस साल निकालना है और अगले साल से हम अपना कर लेंगे। यही मेरा ख्याल है, कोई भी नहीं कह रहा कि भाई साहब के पैसा कहां से आएगा। आप 3.5% फिस्कल डिफिसिट रह के ये 20 लाख करोड़ नहीं दे सकते आप। तो आप सोच लीजिए कि इस साल, तो यानी देखिए सुनील अलग देश के बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने जो ये घोषणा की, ये बहुत सही घोषणा है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि सरकार गरीब से गरीब का भी ख्याल रखेगी, और वो कह रहे हैं पैसे की भी कोई कमी नहीं होने जा रही है। हमें इंतजार करना चाहिए शाम 4 बजे वित्त मंत्री की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें अगर कुछ ऐसा लगता नहीं हुआ तो इंडिया टीवी वो मुद्दा भी उठाएगा और हम उस पर भी चर्चा करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए बिहार में कैसे बढ़ गए एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस।